हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है उसे स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि कैसे नील की जो मांग थी वो ब्रिटेन में या फिर यूरोप में कैसे बढ़ गई थी और कैसे नील की खेती के लिए वहाँ पे फसल तक उगाए जाने लगे थे, प्लांटेशन होने लगा था। और वुड्स से कंपेयर भी हम लोगों ने कल किया था, जो कि ब्रिटेन में या फिर यूरोप में जो डाई के लिए जो प्लांट यूज़ हो रहा था उसमें और हमारे यहाँ के नील की खेती में क्या अंतर था। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। ठीक है, इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती जो दिलचस्पी थी, जो अब उनका इंटरेस्ट जो बढ़ रहा था ब्रिटेन का, उसको हम लोग देख रहे हैं। फेस्ड विथ द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। यूरोप में नील की जो बढ़ती मांग थी उसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने की दिलचस्पी लगाने लगी। ठीक है, यानी जैसे विश्व में जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा था इंडिगो का, यूरोप में जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा था इंडिगो का, तो अब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कह रही, सोच रही है क्यों ना हम लोग इंडिगो का प्लांटेशन यहाँ पे शुरू कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। From the last decades, of the 18th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominated the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By the 1810, the proportion had gone up to the 95%. देखिए, जब अब यहाँ पे खेती जब होने लग रही है, प्लांटेशन जब होने लगा है आपका इंडिगो का भारतवर्ष में, तो छोटा दिख रहा है, तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में, आखिरी दशकों से ही 18वीं सदी के लास्ट से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी। अब बंगाल में ही क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ही, कलकत्ता ही तो थी ना बंगाल में। भारत में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के पूरे बाज़ारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील, भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो सिर्फ 30% ही भारत से नील व्यापार होता था। कहाँ के लिए? यूरोप के लिए या फिर ब्रिटेन के लिए। लेकिन 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील की खेती में लगभग 95% बंगाल या भारत से हो चुका था। 17वीं शताब्दी में सिर्फ 30%, सोचिए कितने परसेंट की बढ़ोतरी ये लोग कर दिए। 50% की बढ़ोतरी हमारे यहाँ हो गई। किस चीज़ की? नील की खेती की 50 to 55% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी इतने खेत की बढ़ोतरी, इतने प्लांटेशन की बढ़ोतरी, नील की बढ़ोतरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में करा रखा था। As the indigo trade grew, commercial agents and officers of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officers left their jobs to look after their indigo business. Attracted by the prospects of the high profit, numerous Scotsmen and Englishmen come to India and become planters. Those who had no money, no produce indigo, could get loan from the company and the bank that were coming up at the time. देखिए, जैसे जैसे नील का व्यापार फैलने लगा, ऐसे ही सोने का चिड़िया भारतवर्ष को नहीं कहा जाता था। कुछ ना कुछ तो रीज़न था ही। ठीक है, उसी में एक रीज़न ये देखिए, आखिर उसी पौधे को हम दूसरी जगह लगा रहे हैं तो वो ऐसा कलर नहीं आ रहा है जैसा कि भारत के पौधे के कलर है नील का। ठीक है,
तो जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में लगाने लगे, यानी और उन्होंने एजेंट बनाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ कंपनी में बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। मतलब लोगों ने नौकरियां तक छोड़ दी व्यापार करने के लिए नील का, इतना इसमें मुनाफा हो रहा था। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाने लगे, बागान लगा लिए भारत में आकर के। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को भी तैयार थी। ठीक है, तो इस तरह से नील की खेती का जो डिमांड था यहाँ पे बढ़ रहा था। आगे है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। नील की खेती कैसे होती थी? There were two main systems of the indigo cultivation, niche and the rayot. Within the system of the niche cultivation, the planter produced indigo in land that directly controlled. He either brought the loads land or rented it from the other zamindars and the produced indigo by the directly employing hired laborers. देखिए, अब ये जो नील की खेती थी ये दो तरीके से हो रही थी, दो मुख्य तरीके थे, निज और रयात। निज क्या होता था? निज मतलब निज खेती में, व्यवस्था में निज की जो खेती होती थी उसमें जो मालिक होता था उसका खुद का बागान होता था और खुद वो नील के पौधे का उत्पादन करता था, निज इसको बोला जाता था। या वह ज़मीन लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों से काम कराया करते थे लगा करके, तो इसको रैयतवाड़ी कहा जाता था। यानी हम अपने खेतों पर काम करें तो निज है, हम किसी दूसरे के खेत पे काम करें तो वो रैयत है। ठीक है, इस तरह से निज और रैयत दो तरह की खेती होती थी। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स विद द निज कल्टीवेशन। निज खेती में क्या क्या समस्याएं आई, तो बच्चों इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग कल नेक्स्ट हेडिंग को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।